साथियों, एक बार पुनः इस नवीन दिवस में नए विषय के साथ नए उत्साह से हम पुनः हाजिर हैं। जैसा कि संकल्प किया था, हम 4 तारीख से 15 तारीख तक का यह आयोजन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से करने जा रहे हैं। और आज यह चतुर्थ दिवस, एक नया विषय, एक नए विद्वान हमारे साथ हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यह आयोजन श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मैं डॉक्टर मुकेश जैन, समिति के अध्यक्ष एवं इस वेबिनार के आयोजन के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं। आपको ये पता है कि आज हमारे साथ डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव, जो कि प्राध्यापक हैं गणित के राजनांदगांव गर्ल्स पीजी कॉलेज में, शासकीय कमला देवी राठी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में गणित विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी का विषय ही जैन दर्शन पर लेकर अपनी पीएचडी पूरी की है। इनकी पीएचडी का विषय था ऑन द मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम जैन आगम शास्त्रों में बड़े ऊंचा स्थान रखता है। डॉक्टर श्रीवास्तव उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को अपनी वैज्ञानिक परख से परखते हैं और आज यहाँ हमें इस प्लेटफॉर्म पर यह बताने वाले हैं कि भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में किस तरह इस आधुनिक गणित का उपयोग सदियों पूर्व होता रहा है। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव के संबंध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताना यहाँ उचित समझता हूं जिससे पूरा व्यक्तित्व डॉक्टर श्रीवास्तव का समझ में आए। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, डॉक्टर श्रीवास्तव होने के बावजूद भी जैन धर्म में आगम शास्त्रों में बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। इनके इस संबंध में शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशित हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में, संगोष्ठियों में इन्होंने भागीदारी की है। लगभग 27 वर्षों का शैक्षणिक और शोध कार्य का अनुभव इन्हें है। डॉक्टर श्रीवास्तव की जो विशेषज्ञता है वो सिर्फ इस गणितीय क्षेत्र में ही ना होकर एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी अर्थात खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में भी कैसे गणित का उपयोग होता है, इस संबंध में इन्हें बड़ा गहन अनुभव है। डिफरेंशियल इंटीग्रल, इक्वेशन, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, क्रिप्टोग्राफ जैसे रिसर्च वर्क में भी आपकी महारत सर्वविदित है। डॉक्टर श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट भी पूरा कर चुके हैं वर्ष 2002 में। लगभग 405 गांव का इन्होंने सर्वे किया, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एनवायरमेंट, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन एंड वाटर सप्लाई जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं को वहां कैसे पूरा किया जाए,
इस पर उनका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने 9 महत्वपूर्ण पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। 45 पेपर वे प्रस्तुत कर चुके हैं। 81 आर्टिकल विभिन्न समाचार पत्रों और मैगजीन आदि में लिख चुके हैं। लगातार अखबार मैगजीन में भी वे लिखते रहते हैं। 18 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। 54 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। उन्होंने 21 आमंत्रित चर्चाओं में भाग लिया है और 4 विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है। न केवल इस क्षेत्र में वरन एनएसएस के क्षेत्र में भी वे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की राज्य स्तरीय समितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से योगदान सतत रूप से दे रहे हैं। कई वे अकादमिक सोसाइटी के सदस्य हैं। लगभग 13 अकादमिक समितियां ऐसी हैं जिसको वे भागीदारी उसमें लगातार दे रहे हैं। वे मेडिसिनल प्लांट के भी ज्ञाता हैं और स्कूल कॉलेज में जहां कहीं इस तरह की जरूरत होती है, अपने नेतृत्व में वे ये कार्य संपन्न कराते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव राजनांदगांव जिले के एक ऐसे पर्यावरणविद भी माने जाते हैं जहां कहीं भी पेड़ पौधों को लगाए जाने की आवश्यकता है, न केवल सरकार वरन स्थानीय लोग भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। श्रीराम कॉलेज गवर्निंग बॉडी के वे मैनेजमेंट के सदस्य हैं। इसके अलावा विज्ञान परिषद भारत की कार्यकारिणी के वे भी सम्मानित सदस्य हैं। मुझे खुशी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकादमिक होते हुए जैन दर्शन में रुचि लगकर एक ऐसा विषय पर अपना शोध न केवल पूरा किया है वरन इस दिशा में लगातार रुचि बनी हुई है और अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जैन आगम ग्रंथों में गणित छुपा हुआ है उसे लगातार उद्घाटित कर रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का इस मंच पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आज अपना वक्तव्य अब प्रारंभ करें। डॉक्टर श्रीवास्तव। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा श्रीवास्तव जी। आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, आप खुद कर लीजिए। हाँ हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज क्लियर। हाँ जी, हाँ। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। आज मैं अपनी बात जो है जैन सिद्धांत के प्राकृत ग्रंथों में गणित एवं आधुनिक गणित में प्रासंगिकता विषय पर अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। और इसमें जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जैन धर्म काफी प्राचीन है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। जैन साहब, जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है और किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने के पूर्व उसके उद्भव और विकास को जानने की जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है। प्रत्येक धर्म का अपना इतिहास है, उसके उद्भव और विकास की एक लंबी कथा है। जहां तक जैन धर्म के इतिहास की बात है, जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादि से है, जो समय समय पर उत्पन्न होने वाले 24 तीर्थंकरों द्वारा विकसित होता रहा है। उत्तर काल में जैन धर्म 2 परंपराओं में विभक्त हो गया, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा। जैन धर्म जो है, इसके बारे में यदि हम लोग देखते हैं, जैन दर्शन का उद्गम ऋषभदेव से हुआ है और जिन्होंने कई शताब्दियों पूर्व जन्म धारण किया था। इस प्रकार के पर्याप्त साक्ष्य हमको मिलते हैं और ईसा से 1 शताब्दी पूर्व भी ऐसे लोग थे जो कि ऋषभदेव की पूजा करते थे।
ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। और हम ये देखते हैं, मैं चूंकि वेदों के गणित का भी अध्ययन करता हूं, मेरे कुछ पेपर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेदास, एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेदास, या वेदों के अध्ययन के मामले में वेदों के आयुर्वेदिक औषधि पौधों पे मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में या आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में मेरे की नोट एड्रेस होते हैं। तो जब मैंने वेदों का अध्ययन शुरू किया तो मैंने देखा ऋषभदेव जो है वो ऋग्वेदिक देवता भी है, ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख है। तो वह पहले तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। तो इस तरह से हम देखते हैं, अब जब हम लोग ऋग्वेद की डेटिंग के बारे में आप चर्चा करते हैं, तो अभी जो मॉडर्न उनकी डेटिंग की चर्चा हुई, तो ऋग्वेद का काल 4500 BC यानी आज से लगभग 6500 साल पहले का किया गया है। तो और हम लोग अब आगे देखते हैं कि वर्धमान महावीर और पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर थे। तो यदि हम ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, तो यदि हम जैन धर्म के हिस्ट्री को देखते हैं, तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि जब से सभ्यता की हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई माना जाता है तो ऋग्वेद को माना जा रहा है। तो उसमें भी जैन धर्म का उल्लेख हम पाते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, यजुर्वेद में भी 3 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख हम पाते हैं, जिसमें ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्ट नेमि का नाम हमको मिलता है। भागवत पुराण जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख एक पुराण है, जिसका बार बार लोग वाचन करते हैं, हर जगह भागवत पुराण का वाचन होता रहता है, वह भी यह समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जैन साहित्य, जैसा कि मैंने अपना ये जो टॉपिक रखा है जैन धर्म में प्राकृत ग्रंथों का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राकृत जो है यह मूल भाषा थी, प्राकृत के बाद संस्कृत का उद्भव हुआ। जब हम लोग देखेंगे, जब आप भाषाओं के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि प्राकृत जो है मनुष्य की मूल भाषा थी। तो संपूर्ण जैन साहित्य को विषय के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया। तो प्रथमानुयोग, जिसमें 24 तीर्थंकरों, चक्रवर्ती आदि 63 महापुरुषों का जीवन वृत्त, कथा साहित्य आदि हम पाते हैं। दूसरा है करणानुयोग, जिसमें भूगोल, खगोल, गणित, कर्म सिद्धांत विषयक साहित्य को माना गया। फिर तीसरा है चरणानुयोग, श्रावकों, मुनियों, आरिकाओं के जीवन चरित्र और उसका साहित्य। और चौथा है द्रव्यानुयोग, आत्मा परमात्मा से संबद्ध आध्यात्मिक साहित्य। तो इस तरह से संपूर्ण जैन साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया। और फिर हम देखते हैं जैन गणित शब्द जो है वो प्रायः पहले कहीं आप स्पष्ट रूप से नहीं पाते हैं। जैन गणित के बारे में सबसे पहले महावीराचार्य का जो ग्रंथ है वो प्राकृत में नहीं है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वो संस्कृत में है। महावीराचार्य जो है 8वीं शताब्दी में होते हैं, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से वो कहते हैं बहुभीर विलापे प्रलापे किम त्रैलोक्ये सचराचरे यत् किंचिद वस्तु तत्सर्व गणितेन बिना नहीं। अर्थात अधिक प्रलाप करने से क्या फायदा, 3 लोक में जो भी चराचर वस्तुएं हैं उनका ज्ञान गणित के बिना नहीं हो सकता। ऐसा ही एक श्लोक जो संस्कृत में और है कि यदि गणित जो है जैसे मोर के सिर पे शिखा है और नाग के शरीर में मणि होती है, वैसे ही गणित सभी विषयों के ऊपर स्थित होता है। यथा नागा नाम मणियो यथा, ऐसा सूत्र आता है। तो बहुत वेदांग शास्त्रम स्थितम, वेदांग ज्योतिष का श्लोक है जो कि बहुत पुराना है। तो इस तरह से गणित को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। महावीराचार्य ने गणित पे लिखा था। और ऐसे ही आप देखेंगे जैन गणित पर एक और अंग्रेजी में लिखा हुआ ये वाक्य है, हमको ये मिलता है, इन मोस्ट ऑफ द जैना कैनोनिकल वर्क्स देयर इज too much found some mathematical and astronomical material represent the traditional mathematics in India, and such material is about 3 to 4 centuries older than the age of the work of which is composed. और इसको बहुरी जे जीव जिस संस्कृतादिक ते
ज्ञान सहित है, किंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभावते मूल ग्रंथ या संस्कृत टीका भी प्रवेश न करूं। ये सब हमको प्राकृत में हमें मिलता है। इसके सारे रेफरेंसेज हमने पीछे दिए हुए हैं। नेक्स्ट सर। अब पौराणिक आख्यानों के अनुसार ऋषभ देव जो थे उनकी दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री का नाम था ब्राह्मी और दूसरी का नाम था सुंदरी। और इन्होंने पहली पुत्री को लिपि की शिक्षा दी। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि हमारे देश में बहुत प्राचीन लिपि है और पुराने जो जितने भी शिलालेख प्राप्त होते हैं, अधिकांश शिलालेख अशोक के जमाने के और बहुत सारे जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं और कई प्राकृत में भी प्राप्त होते हैं। आप देखें खारवेल का जो शिलालेख है, जो बहुत प्रसिद्ध शिलालेख माना जाता है, वो प्राकृत में प्राप्त होता है। इस तरह से ब्राह्मी लिपि में भी बहुत सारे हमको शिलालेख प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो उनकी जो दूसरी पुत्री थी सुंदरी, उसको उन्होंने अंक विद्या की शिक्षा दी और अंक विद्या में उन्होंने सुंदरी को 1, 2, 3 आदि की संख्या की शिक्षा दी। तो इसी संदर्भ में गणित सार संग्रह का प्रथम अध्याय जो है शत्रुंजय काव्य, आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण, आचार्य पुष्पदंत कृत अभ्रंश भाषा का महापुराण, सभी में इस तरह के उल्लेख आते हैं। अर्थात उनकी यदि दो पुत्रियां थीं, अभी इसी स्लाइड पे रहिएगा सर, तो दोनों पुत्रियों में से एक को उन्होंने लेखनी विद्या, जो लिख धातु है, लेखन विद्या जो है आप वेदों में भी पाते हैं और वेदों के काल में भी लिखना शब्द हमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि लिखना शब्द पहली बार आया। ऐसे ही जो अंक विद्या है या अंक गणित है, गणित, अब देखिए गणित शब्द जो है उसको हम ऐसा मान लें कि हम गणित सीधे हम प्राकृत में ही पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे गणपति, गणानाम या गणपति शब्द को वेदों में भी पाया जाता है और गणपति हिंदू धर्म के भी प्रथम देवता है और गणेश की पूजा जैन धर्म में भी होती है। तो गणेश जो है गणपति, गण यानी गणना के पति, और इसीलिए प्रथम पूजनीय हुए, ऐसा मुझे लगता है। तो गणेश या गणपति या गणना शब्द की उत्पत्ति जो होती है, और गणपति यानी कि उनका बड़ा पेट बनाया गया और ये सब, इसको आजकल जो है आप देखेंगे मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट में गणेश के माध्यम शिक्षा देने की कोशिश हो रही है। एक तो गणेश और दूसरे कृष्ण, दोनों को लेकर के मैनेजमेंट वाले पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणपति शब्द जो था या गणना की शिक्षा के मामले में वेदों में कई सूक्त मिलते हैं जिसमें गणना या गणित शब्द, गणित स्पष्ट नहीं आता लेकिन गणपति, गणना, गणन शब्द आता है। नेक्स्ट सर। अब हम सबसे पहले अब जैन गणित के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना मैं चाहूंगा कि जैन गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या क्या जैन गणित पहले कहीं मिलता है। तो हमारी जो मॉडर्न जो लोग हैं, दुनिया जो है, वो पहले तो ऐसा कोई जैन गणित है करके नहीं जानता था। पहले तो सभी लोग जो जैन धर्म के लोग जो थे वो अपने ग्रंथों का अध्ययन करते थे और उसको पढ़ते थे। सबसे पहले महावीराचार्य कृत गणित सार संग्रह का जो अनुवाद रंगाचार्य ने किया 1912 में, वो छपता है और वो दुनिया के सामने आता है। और जब वो आता है तो लोगों को पता चलता है कि एक महावीराचार्य नामक गणितज्ञ हुए थे जो जैन धर्म को बिलोंग करते थे और उनके कारण काफी उसमें ऐसे सूत्र थे जो कि गणित से संबंधित थे और बहुत अच्छी गणित थी जिसमें तरह तरह के मेंसुरेशन के और सिंपल मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक के और अन्य प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। तो उस ग्रंथ के माध्यम से दुनिया के सामने बात जाती है कि गणित जो है बहुत प्राचीन काल से भारत में लगभग 8वीं शताब्दी में बहुत अच्छे लेवल की गणित भारतीय लोगों को ज्ञात था। दूसरा रिसर्च पेपर दुनिया के सामने आता है, विभूति भूषण दत्ता थे। 1929 में उनका एक पेपर आता है जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि ये मेरे ख्याल से संशोधित किए हैं। तो शोध पत्र जो है, बोध पत्र दिखाई दे रहा है इसमें, असली में शोध पत्र है। तो ये शोध पत्र उनका पब्लिश होता है जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। कि जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में क्या था, तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और कुछ ऐसे पुराने ग्रंथों में जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम थे उनको लेकर के विभूति भूषण दत्ता ने बहुत अच्छा पेपर लिखा। उसके बाद 1935 में सबसे पहले
विभूति भूषण दत्ता साहब ने ही एक पेपर और लिखा, मैथमेटिक्स ऑफ नेमीचंद्र, जो कि हमारे रिसर्च के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो मैथमेटिक्स ऑन द मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ नेमीचंद्र जो कार्य किया, तो 1935 में जो इनका काम था उसी को बाद में प्रोफेसर एलसी जैन सर ने बढ़ाया, और फिर बहुत सारे लोगों ने काम किया, डॉक्टर अनुपम जैन साहब ने काम किया है, और फिर हमने उस पे स्पेसिफिक काम किया। तो ये उस पेपर को पढ़ने के बाद लोगों को एक जागृति हुई कि 981 एडी में कोई नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती साहब थे जिन्होंने दर्शन के ऐसे 4 ग्रंथ लिखे और उसमें कुछ गणित है। तो एक क्यूरियोसिटी हुई दुनिया को कि ऐसी भी गणित की कुछ सूत्र हैं जो कि छुपे हुए हैं। मैं अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। उसके बाद 1967 में हमारे देश में जबलपुर निवासी थे प्रोफेसर एलसी जैन, जो कि प्राध्यापक थे और मध्य प्रदेश के बहुत सारे महाविद्यालयों में, विशेष रूप से पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में, जहां का मैं विद्यार्थी भी रहा, बाद में मैं वहां पर सहायक प्राध्यापक भी रहा, और उनके उस समय वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनसे मेरी साक्षात मुलाकात हुई और मैं जब पीएचडी करने लगा तो उन्होंने मुझे असिस्ट किया। तो उनका एक शोध पत्र आता है 1967 में, ऑन द जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद 1975 में जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स उनका एक पेपर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर है। फिर 1992 में उनका एक पेपर आता है, द जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। इसके बाद उनके ग्रंथ आते हैं, 4 ग्रंथ उनके पब्लिश हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लायक है। जो लोग आज इसमें विशेष रूप से जो शोधार्थी या युवा लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, जिनके मन में जैन ग्रंथों के बारे में कोई कौतूहल होगा या मन में ऐसा होगा कि हमारे ग्रंथों में क्या छुपा है, पढ़ने की इच्छा हो, तो वो निश्चित रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करें। उनकी पहली किताब जो है, वैसे वो सारी किताबों की सीरीज है, वो एग्जैक्ट साइंसेज इन द कर्म एंटीक्विटी के नाम से छपी है, और वॉल्यूम 1 जो है उसमें द तिलोपनत्ति के नाम से है, सेकेंड वॉल्यूम द त्रिलोक सार है, थर्ड वॉल्यूम जो है मैथमेटिकल कंटेंट ऑफ लोक विभाग एंड जम्मू पनत्ती संग्रह है, और चौथा कंटेंट जो है वो अपेंडिक्स है जो छप चुकी है। और ये सभी किताबें कुंद कुंद ज्ञानपीठ में इंदौर में उपलब्ध है, सभी किताबें आपको मिल सकती हैं। और इन सभी किताबों की जो सहलेखिका हैं वो डॉक्टर प्रभा जैन दीदी हैं, ब्रह्मचारी दीदी हैं, वो भी जबलपुर में निवास करती हैं, उन्होंने साथ में असिस्ट किया है। और ये एलसी जैन सर ने अपनी पूरी जिंदगी इन किताबों को लिखने में, और ये बहुत बड़ा उनका खुद का भंडागार था, किताब की लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी। और मैं तो आज जो कुछ जैन ग्रंथों का अध्ययन कर पाया हूँ और जो जैन ग्रंथ मेरे पास हैं उनमें बहुत कुछ सर ने मुझे फोटोकॉपी या किताब जो उनके पास एक्स्ट्रा थी वो उपलब्ध कराई। तो क्योंकि बहुत सारी किताबें लोग पढ़ते हैं और कई बार खरीद लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, और जैन घरों में पड़ी रह जाती हैं और फिर हमको मिलती नहीं है। तो सर के पास से बहुत सारी फोटोकॉपी लाए। तो मैं अभी जो लोग मेरी बात सुन भी रहे होंगे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो जैन ग्रंथ यदि उनके घर में पढ़े हैं, तो ऐसे जैसे कुंद कुंद ज्ञानपीठ भी ऐसी किताबों का बहुत बड़ा संग्रह किया है, और कई जगह भारत में वैसे जैन ग्रंथों का संग्रह, भोपाल में भी हमने मंदिर में जाकर के, मेरे मित्र अमित जैन साहब शायद अभी जुड़े होंगे, उनका मुझे बहुत, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मुझे कृपा प्राप्त हुई, जब मैं पीएचडी करने की बात सोचा उनके पास मैं अमित जैन के साथ गया था, उनके आशीर्वाद से ही मैं कहता हूँ उनको मैंने अपनी थीसिस में किया हूँ, उनको अर्पित किया हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ उस ग्रंथों को समझने में समझ पाया हूँ, पूरा नहीं समझ पाया। मैं अभी जैन सर से बात कर रहा था, मुकेश जैन साहब से, मैं अभी आपसे इस बात को शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब इन ग्रंथों को हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें, जैसे अंक समदृष्टि करके आता है, अंकों को लेकर के 2 की सीरीज में पता नहीं 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 करके बहुत दूर तक वो जाते हैं, फिर कहीं उसमें -1 कर देते हैं, फिर कुछ और कर देते हैं। तो पहले जब मैं रिसर्च कर रहा, देखिए जब मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, एक स्टूडेंट मानता हूँ, तो मैं जब उसको पढ़ता था, जब रिसर्च कर रहा था, पहले एक पीएचडी थीसिस में जमा की, तो मैं लिखा, मैंने एक जगह लिखा कि पता नहीं ऐसा ये क्यों करते हैं,
क्योंकि बिना मतलब में तो जैन संत इतना बड़ा काम करते नहीं होंगे कि बहुत दूर तक वो लेके जाते थे। 2 की सीरीज को 2 की घात 256 कर दिए और फिर वहां पे ऋण 1 लगा दिए या कुछ ऐसा करते हैं। अभी जाकर के मैंने उसमें, मैं भी आपको बताऊंगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स में 1657 करीब में फर्मेट नंबर एक आता है। वो फर्मेट नंबर उन्होंने उस जमाने में 981 में दे दिया था। मेरा एक पेपर है फर्मेट नंबर इन त्रिलोकसार, वो मैंने उसमें ढूंढने की, अब जाकर मैं ढूंढा। मेरी थीसिस 2004 में हुई, तब मैं उसको थीसिस सबमिट कर दिया। उसमें छोटा सा लिखा शायद संभावनाएं हैं, लेकिन फिर मैं ढूंढते 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 अब मुझे समझ में आया, जब मैं और पढ़ता गया, कि मॉडर्न मैथमेटिक्स से संबंधित उस जमाने में 981 में लगभग करीबन 800 साल पहले, 700 साल पहले आचार्य श्री ने, नेमीचंद साहब ने वो सीरीज को लिख डाले थे, जो कि प्राइम नंबर थ्योरी में काम आता है। प्राइम नंबर थ्योरी जो अभी सर बता रहे थे मेरे बारे में, क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है। अभी जब आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, क्रिप्टोग्राफी मतलब गुप्त विद्या, गुप्त विद्या में काम आती है। अब उसको कैसे छुपाएंगे आप, कोडिंग कैसे करेंगे, डिकोडिंग कैसे करेंगे, तो अब वो काम आता है। तो उस चीज को करने के लिए या करा जाता था, क्योंकि जैन लोग बिजनेस माइंडेड हैं, पहले भी करते थे, बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, तो हो सकता है तब भी उस विद्या का प्रयोग को करते हैं। क्योंकि हमारे देश में जब मैंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा वेदों के काल से हम लोग, या कौटिल्य के समय से हम लोग कूट विद्या यानी क्रिप्टोग्राफी में काम करते हैं। अभी मैं पूरा उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग विषय है, उस पर भी मैं घंटों बोल सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आज के टॉपिक में ये विषय है कि क्या उसका आधुनिक गणित में कोई प्रयोग है। तो मैं केवल आपको प्रारंभिक चर्चा करते हुए ये बता रहा हूं कि वो जो मैथमेटिक्स था, 2 की घात को लेके गए और उससे उन्होंने फर्मेट नंबर जैसा नंबर एक प्रोड्यूस किया और छोड़ दिए। लेकिन वो लिखे नहीं, क्योंकि अब फर्मेट तो अब जाना हो तो तभी जान गए, तो उसको लोग फर्मेट नंबर, तो मैंने सजेस्ट किया हूं इस पे। अभी जब मैं लेक्चर दे रहा था 2019 के दिसंबर, मेरा लेक्चर था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो किम प्लोफकर भी वहां थी, दुनिया की जानी मानी विद्वान हैं, उनको मैथमेटिक्स इन इंडिया उनकी एक किताब है, वो भी थी। तो बोली इस पे हम लोग विचार, मैंने सजेस्ट किया कि भाई इस नंबर को अब नेमीचंद नंबर या नेमीचंद फर्मेट नंबर के नाम से जाना जाए, ताकि नेमीचंद उसमें पहले जान गए थे और फर्मेट उसको बाद में जाना। तो ये अब देखिए दुनिया हो सकता है उस नाम से उनको जाने। तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि उस जमाने में प्राकृत में लिख दी गई, लेकिन हम लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, या प्राकृत के सूक्तों को, गाथाओं को पढ़ते नहीं है, और पढ़ के उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। खैर, अब आगे हम चलते हैं। तो ऐसे ही एलसी जैन सर ने भी काफी काम किया, उन्होंने इन अंक संदृष्टियों पे काम किया, काफी प्रोजेक्ट उन्होंने किए, बहुत सारे सैकड़ों शोध पत्र हैं उनके, जिसपे अभी भी और काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सर। अब दूसरा जो जैन गणित में हम लोग देखते हैं, अभी भारत में एक और बड़े विद्वान हमारे एलसी जैन सर तो अब नहीं रहे, हमारे पास अभी डॉक्टर अनुपम जैन सर हैं, जो कि इंदौर में कुन ज्ञानपीठ में है, प्रिंसिपल हैं आजकल, सांवेर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अरहत वचन नाम की एक पत्रिका निकलती इंदौर में कुन ज्ञानपीठ से, इंटरनेशनली बहुत जानी मानी जर्नल के रूप में, यूजीसी से अप्रूव्ड जर्नल है सर। अरहत वचन को यूजीसी ने अप्रूव्ड किया हुआ है, और मैथमेटिक्स के अलावा अन्य जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें पीयर रिव्यूड जर्नल है। इस पे सर इसके संपादक हैं बहुत साल से, 1988 से, और इनके काफी जैन गणित पे काफी शोध पत्र हैं। इनकी कुछ किताबें भी हैं, जैसे अर्धमागधी साहित्य में गणित, जैन गणित, जैनाचार्यों का योगदान जो है गणित के विकास में, जैनाचार्यों का योगदान, उनकी खुद की थीसिस है, 1990 में आई थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स इन जैनिज्म 2018 में इनकी एक किताब है। अभी लेटेस्ट इनकी 2019 में एक जैन दर्शन एवं गणित जो किताब छपी है, इसमें दुनिया में जो कुछ लोग मैथमेटिक्स में पीएचडी किए हैं, बहुत कम लोग किए हैं, उनके सबके नाम, उनकी किताबों का वो, और कुछ उनका परिचय, इस तरह से इन्होंने काफी कुछ छापा हुआ है। और मैंने ये लिखा है कि उनका भी, अनुपम जैन साहब, उन ज्ञानपीठ का भी मुझे इंदौर का काफी सहयोग मिला, क्योंकि प्राय सभी साहित्य सर मुझे
फोटोकॉपी और आदि कुन ज्ञानपीठ हमेशा उपलब्ध कराता रहा। सर का भी बहुत मैं एहसानमंद हूं कि उन्होंने काफी मुझे सहयोग किया है। नेक्स्ट। अब जैन गणित में जब हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो आर.सी. गुप्ता सर भारत के एक बहुत जाने माने इतिहासज्ञ हैं, जो कि झांसी में रहते हैं। और जैन गणित या गणित, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, दुनिया में कहीं भी जब बात होती है, विशेष रूप से इंडियन मैथमेटिशियंस जो हिस्ट्री को जानता है, उसकी जब बात होती है तो आर.सी. गुप्ता सर का नाम आता है। इनके सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हैं और इन्होंने भी जैन गणित का अध्ययन 1989 में एक ऑन सम रूल्स फ्रॉम जैना मैथमेटिक्स करके इनका पेपर आता है। उसके बाद तो इन्होंने, वैसे इनकी जो थीसिस थी वो ट्रिग्नोमेट्री पे थी, ट्रिग्नोमेट्री इन इंडिया पे वैसे इनकी थीसिस थी। फिर इन्होंने न्यू रिसर्चेज इन जैन मैथमेटिक्स 2004 और एंशिएंट जैन मैथमेटिक्स करके इनकी किताब आई 2004 में, और उसको पढ़ने के बाद कनाडा छपी, उसमें काफी लोगों ने योगदान किया। और काफी आर.सी. गुप्ता सर के बहुत सारे पेपर्स पढ़ने लायक हैं। विशेष रूप से आर.सी. गुप्ता सर जब अध्ययन करते हैं तो वो भारत के ज्ञान को दुनिया में कैसे वो ट्रांसमिशन हुआ या दुनिया में कहाँ से लिया गया, इस पे भी वो अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनका दुनिया के साथ में संबंध है। तो उनके जो पेपर है बड़े ऑथेंटिक माने जाते हैं। वैसे ही MBL अग्रवाल साहब 1982 में जैन गणित में श्रेणी व्यवहार, परमेश्वर झा 1997 में जैन गणित के कतिपय प्रमुख केंद्र, प्रगति जैन का 2016 में जैन मैथमेटिक्स इन ई वर्ल्ड, और अभी हमारे बीच दीपक जाधव साहब 2017 में इनका जैन स्कूल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव रिसर्च पेपर है, इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में छपा है। वैसे तो इनके भी बहुत सारे पेपर हैं जो पढ़नी है। तो दीपक जाधव जी अभी बीच में अपने कार्यक्रम में बोलेंगे भी, बहुत अच्छा इनका भाषण होगा। काफी इनके पेपर छपे हैं और जैन मैथमेटिक्स में इनका अच्छा काम है। और काफी इन्होंने इनका जो एक थीसिस भी है, मेंसुरेशन पे इनकी थीसिस है, विशेष रूप से जैन ग्रंथों के मेंसुरेशन पे इनकी थीसिस है, मतलब ज्यामिति, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत अच्छा काम इनका है। तो दीपक जाधव को भी हम लोग सुनेंगे, तो उनके बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम दीपक जाधव जी कर रहे हैं। जैन गणित में विशेष रूप से अंक गणित, बीज गणित या गणित की कोई उच्चतर शाखा ही नहीं, अपितु गणितीय ज्ञान का वह अंश है जो प्राचीन जैन साहित्य में उपलब्ध है और जिसका विकास जैनाचार्यों ने किया है। अब इसमें ज्यामिति भी है, समुच्चय सिद्धांत भी है, देखिए सेट थ्योरी भी है। अब सेट थ्योरी का जनक वैसे कैंटर को माना जाता है। जब आप मॉडर्न मैथमेटिक्स में देखते हैं तो लोग कहते हैं भाई सबसे पहले तो कैंटर ने सेट थ्योरी दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम लोग सेट थ्योरी के बारे में अपने जैन आगम में देखते हैं, 32 आगम हैं हमारे श्वेतांबर जैनों के हिसाब से, 32 आगम हैं। और जब ब्यावर से हमने मंगाया और उसको पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी के अप्रोच से आप जब देखेंगे तो तरह तरह के सेट्स बनाए जाते थे, जैन आगमों में आपको मिलते हैं। अब उसको फिर आप जब अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत लंबा चौड़ा समुच्चय सिद्धांत उसमें आपको मिलेगा, चाहे वो शून्य हो, मतलब 5 सेट हो, एकल सेट हो जिसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल सेट हो। तो पूरी सेट थ्योरी आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो उसको कैंटर को उसका वो दे देना कि सारा कुछ कैंटर ने किया था, ये गलत है। खैर, नेक्स्ट। तो इस पे एक और वाक्य मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा। मैथमेटिक्स हैज स्टूड एज द मैग्निफिसेंट क्राउन ऑफ जैन फिलॉसफी। जैन ascetics experimented with their life, self and evolved mathematical formalism known as Lokottar Praman. Their karma theory is a highly developed mathematical system based on powerful tools of their set theory. The purpose of evolving such theories was to find solutions for the problems of life and death, for the realization of an endless life full of intimate knowledge, power and bliss. ये जो भी पढ़ते थे वो गणित को लेकर नहीं पढ़ते थे, लौकिक और अलौकिक, लोकोत्तर और अन्य
दोनों को लेकर के पढ़ा जाता था। नेक्स्ट, तो इनका जो विज्ञान था, ये क्या हो गया इसमें, ये आपने जब किया होगा सर तो उसका हिंदी वर्जन जो है बदल गया है, चेंज करने में गड़बड़ा गया है। सर मैंने कुछ नहीं किया। फोन तो नहीं थे, फोन तो नहीं होंगे। अच्छा, फोन का प्रॉब्लम है। अरे फिर हमारे पास से दिखाएं हम इसको। नहीं, आप तो अपने पास से खोल को एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आपका बंद कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, कहाँ है बेटा अपना वो शेयर स्क्रीन? आप उनको पावर दे दो संजय। हाँ, 13 स्लाइड पे चला जाइए। हाँ, जा रहा हूँ। F4 F5 13th। हाँ, दिख रहा है सर? जी जी, आप लोग को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ठीक है सर। तो जैनाचार्यों ने जो संख्या का प्रारंभ, सर देखिए इसमें 1 से नहीं किया है, इन्होंने 2 से माना है। ये हमारी त्रिलोक सार गाथा 15 में कहता है कि जैनाचार्यों ने संख्या को 2 से प्रारंभ किया, जबकि गणना की सामान्य प्रक्रिया में हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 ऐसा मानते हैं। तो उनकी दृष्टि में संख्या समूह की बोधक होती है, एक वस्तु व्यवहारिक दृष्टि से कोई समूह नहीं बनाती है, ऐसा त्रिलोक सार कहता है। तो इस प्रकार सर्वाधिक छोटी संख्या जिसे जघन्य संख्या कहा गया है, उसको 2 कहता है ये। और ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग में से स्वयं संख्या घटाने पर संख्या से अधिक शेष बनता है का अन्य वर्ग कृति बताया गया है। तो ये गिनती 1 2 3 4 5 संख्याएं 2 3 4 5 6 और कृतियां 3 4 5 6 7 ऐसा करके इन्होंने संख्या बताई है। तो जैनाचार्य ने संख्याओं को जो व्यक्त करने का वो बताया है, अंकों द्वारा, अक्षर संकेतों द्वारा और शब्द संकेतों द्वारा अलग अलग तरह से इन्होंने व्यक्त किया है। जैसे रत्न बोल दिए तो 3, गति बोल दिए तो 4 तरह की गतियां हैं, इंद्रियां बोल दिए यदि कहीं पर तो 5 इंद्रियां आप समझिए, उस पे अंक दे देंगे 5। द्रव्य बोला तो 6, तत्व बोला तो 7, गुण स्थान बोला तो 14, तीर्थंकर बोले तो आपको समझ जाना है कि 24 अक्षर, मतलब 24 अंक की बात कर रहे हैं। अक्षरों द्वारा अंकों को लिखने की पद्धति जो है गुम्मट सार जो है, ये भी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ था जिसमें की दी हुई है। अब देखिए कभी कभी क्या है श्रीवास्तव जी, 13वीं स्लाइड में, 13 नंबर की स्लाइड में, ये 13 नंबर की स्लाइड में क्या है? ये अवधेश नारायण सिंह जो हैं, इन्होंने मैथमेटिक्स ऑफ धौला नामक एक पेपर लिखा था। तो वो यदि ये वो नहीं लिखते तो तिलोय पत्तिक गणित और गुम्मट सार की गणितात्मक प्रणाली, ये भी बहुत अच्छा पेपर आया, ब्रीफ सर्वे ऑफ वर्क डन इन जैन मैथमेटिक्स, ये भी बहुत अच्छा पेपर हम लोग देख सकते हैं। इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स ऑफ धौला 816 का ये ग्रंथ है, धौला जय धौला, ये भी प्राकृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, जो षट खंडागम आप सुने होंगे, 60,000 गाथाओं का ग्रंथ है, उसको चूर्णी करके बनाया गया और फिर उससे एक ग्रंथ निकले हैं। अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो उसका ब्रीफ सर्वे जो है वो जैन मैथमेटिक्स में अनुपम जैन ने उस पे एक अच्छा सर्वेक्षण लिखा है, उस पे छोटी स्लाइड थी। तो ये जैनाचार्यों का जो अक्षर संकेतों द्वारा व्यक्त करने का जो तरीका था, ये जो ग्रंथ हैं लगभग 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण दूंगा कि 5वीं शताब्दी के 499 एडी में हमारे देश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी एक श्लोक बोलते हैं, उनका एक श्लोक है जो कि मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा। वो श्लोक कहता है, मक्खी भखी फखी धखी णखी अखी अंखी हृष्ट इस्ककी किस्क सखी किग्व हल्की
किग्र, हक्य, धकी, किच, इस्ग, सच, हुच, लक, पत, फ, छ। अब देखिए बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे प्राकृत में एक जगह कहता है इगी दुगी पंचे यारम, इगी दुगी पंचे यारम कह दिया। इगी दुगी मतलब 1 2 5 यार। वैसे ही कई जगह आप पाएंगे कि बड़ा अजीब अजीब सा कह रहे हैं। यदि वो लिख दिया रत्न, गति, इंद्रिया, बहुत सारे ऐसे हैं, नव, मधुलिनम करके लिखा हुआ है, तो उसमें वो संख्याओं को व्यक्त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं। शीर्ष प्रहेलिका करके संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए इस तरह से वो शब्दों का विन्यास किया करते थे। तो जब आर्यभट्ट ऐसा लिखते हैं, मखी, भखी, फखी, धखी, जब एक ग्रंथ जाता है तो लोगों ने, जैसे आप सुने होंगे कि बहुत पहले जब मैक्स मूलर आदि ने देखा कि ऋग्वेद और ये सब गए, तो कई लोगों ने कहा कि ये भारत जो है म्लेच्छ भाषा है, इन लोगों ने कुछ भी संस्कृत में लिख मारा। वैसे ही जब इन ग्रंथों को देखा, मखी, फकी, भखी, थकी, ये क्या लिखा है यार, उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कह दिया कि अरे भाई ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे जब उसको मैथमेटिकली बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अध्ययन किया, तो ये आप देखते हैं कि ये साइन थीटा, आप जानते हैं आज की डेट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बिना थीटा के, या आप जमीन पे बैठे बैठे पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, एवरेस्ट की ऊंचाई, तो हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? यहीं बैठे बैठे निकाल सकते हैं, वही साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसको निकालने का सूत्र ऋग्वेद में सबसे पहले आता है, ऋग्वेद का 6वां मंडल का 25वां सूत्र का 3रा वो सूत्र है जो कि साइन थीटा के बारे में बताता है। उसी का एक्सटेंशन जो है ये जीवा, जिसको जीवा शब्द कहा वहां पर, उसी को इन्होंने बाद में आर्यभट्ट ने ये जो मखी फकी वाला सूत्र बता रहा हूं मैं, ये साइन टेबल का दुनिया का सबसे पहला सूत्र है सर, विश्व के गणित इतिहास में दुनिया का पहला सूत्र है ये मखी फकी भकी जो बता रहा हूं मैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का फर्स्ट फार्मूला है ये, इसके पहले कोई सूत्र नहीं पाया जाता। इससे जो आर का मान निकला है वो 3437 कला 44 विकला का निकलता है, जो कि यही मान वटेश्वर ने 904 ईस्वी में और परमेश्वर ने 1408 ईस्वी में दिया। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसका मान 3438 निकलता है, जो कि पूरे मैथमेटिकल हिस्ट्री में आप देखेंगे मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी वही मान आ रहा है, और यही मान हमारे जैन मैथमेटिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि वो निकलता है। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि ये जो अक्षर संकेत हैं अंकों के द्वारा या शब्द संकेतों के द्वारा यहाँ यूज किए जा रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्राकृत में क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे कहीं पर कोई साइंस छुपी हुई है, कोई मैथमेटिक्स छुपा हुआ है। इसलिए इन वाङ्मय को, जो जैन कैनोनिकल ग्रंथ हैं, इनको हम लोगों को पुनर्अध्ययन करना है, गहराई से पढ़ना है, क्योंकि वो लिखा कुछ है तो उसको हमको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे ही इन्होंने जैनाचार्यों ने स्थान मान की अत्यंत विस्तृत सूचियां भी दी हैं, जो कि दार्शनिक क्रम पर आधारित हैं। जिनभद्र गणी ने और जैन परंपरा में शून्य का मान बहुत पहले दे दिया था, और जैन आचार्यों में जैसे श्रीधराचार्य भी जैन आचार्य हैं, महावीराचार्य भी जैन आचार्य हैं, राजादित्य भी हैं। तो इन्होंने तो प्योरली मैथमेटिकल ग्रंथ लिखे, और इनकी एक गणित के ऊपर अभी लंबा चौड़ा काम चल रहा है। राजादित्य का जो गणित है उसके ऊपर काफी काम चल रहा है, और मॉडर्न मैथमेटिक्स में इनके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि समय की सीमा है, कितना बज रहा है? 3:45 बज रहा है। खैर, अभी मैं बताऊं आपको कि उस समय के हमारे यहाँ अभी भी जो लड्डू बेचने वाले हैं, लड्डू बेचने वाले लड्डू को जो रखते हैं, लड्डू यदि एक के ऊपर एक तरीके रख दिए जाए तो कुल लड्डू नीचे कितने रखे हैं और उसके ऊपर जो शंक्वाकार पिरामिड के आकार में लड्डू रखे हैं, तो सेठ जी कुल लड्डू कितने एक के ऊपर एक रखे, 1 2 3 4 नीचे गिनते थे और ऊपर का लड्डू गिनते थे, और कुल लड्डुओं की संख्या बता सकते थे। ये सूत्र है उसका। तो इतना ज्यादा
मैथमेटिक्स इसमें महावीराचार्य के गणित में हमको मिल जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे संख्याओं में भी बड़ी बड़ी संख्याएं, देखिए अचलात में एक संख्या थी 84 की घात 31 गुणित 10 की घात 90 का प्रयोग करते थे। इतनी बड़ी संख्या हिंदू मैथमेटिक्स में नहीं मिलती जो जैन मैथमेटिक्स में मिलती है। ऐसे ही अल्प बहुत के सिद्धांत से 256 की घात 256 की एक बड़ी राशि मिलती है। और अर्धच्छेद और वर्ग शलाका यानी लॉगरिथम के सिद्धांतों का उपयोग होता है। तो लॉगरिथम के सिद्धांतों के लिए भी आप देखेंगे कि हमारे पास काफी सूत्र मिलते हैं। ये जो सूत्र हैं ये लॉगरिथम के सिद्धांत हमारे पास पुराने प्राकृत ग्रंथों में मिलते हैं। अब मैं सीधे कुछ ग्रंथों पे आता हूं क्योंकि फिर हमारा समय खत्म हो जाएगा। सूर्य प्रज्ञप्ति जो है बहुत पुराना ग्रंथ है, जैन परंपरा में 300 ईसा पूर्व का ग्रंथ है। और सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति दो ग्रंथों के संदर्भ मिलते हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति प्राय अब अप्राप्य है, इसे कुछ सूत्र कहीं कहीं मिलते हैं क्षिप्त रूप से। तो सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घ संख्याओं और भिन्नों का प्रयोग किया गया है। जब हम इन ग्रंथों का विशद अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनके दिए गए ज्योतिष नियम और गणनाएं वेदांग ज्योतिष के समान है और हमें लगता है कि उसी से लेकर प्राकृत में इन्हें लिख दिया गया है। वेदांग ज्योतिष का जो काल है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के ग्रंथ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया ए पर्सपेक्टिव में प्रोफेसर राजेश कोच्चर एवं प्रोफेसर जयंत नार्लिकर ने 1400 ईस्वी पूर्व किया है। प्रोफेसर जयंत नार्लिकर दुनिया के जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। अब मैं जो है सूर्य प्रज्ञप्ति में आपको बताऊं कि सूर्य प्रज्ञप्ति में विशेष रूप से कुछ चीजें जो है वो भंग और आपका अन्य रूट ऑफ 10 ये भी सूर्य प्रज्ञप्ति में मिलता है। तो वो भी आप देख सकते हैं भिन्न मिलती है, कुछ तरह की भिन्न उसमें पाई जाती है। विशेष रूप से ब्रह्म BL उपाध्याय ने अपनी किताब भारतीय गणित में इसका उल्लेख किया है कि वो सूर्य प्रज्ञप्ति का अध्ययन उन्होंने किया था अपने थीसिस के लिए, उन्होंने इस पे काफी काम किया है। भगवती सूत्र का गणित, भगवती सूत्र पे मेरा कुछ एक आध रिसर्च पेपर है, मैंने उसको पढ़ा है और उस पे एक पेपर लिखा भी हूँ। तो भगवती सूत्र में क्रमचय, संचय, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त और दीर्घ वृत्त का उल्लेख है। इसमें कोण के लिए अंश, त्रिभुज के लिए तंस तथा चतुर्भुज के लिए चतुरंश शब्द का प्रयोग किया गया है। पाई का मान √10 दिया गया है। तो भगवती सूत्र में यदि आप देखेंगे तो 40 शतक हैं, 196 उद्देशक हैं और इस ग्रंथ में 5293 गद्य सूत्र हैं और 72 पद्य सूत्र हैं। अब इसमें आप देखेंगे शतक 8 का उद्देशक 1 में एक हमें सूत्र मिलता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। वो बोलता है पीर्णया किम मणप्पयोग परिणया एवं एणम कमेणम पंच छत्त सत्त जाव रस संखेजा अंसेजा अनंता यदव्वा भाड़ी पव्वा दुया संजोएणम तिड़ा संजोगेणम जाओ 10 संजोड़म, ऐसा डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसका अर्थ है देखिए इसमें असंखेजा, असंजेजा, अड़ंता, इस तरह से द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुर्संयोगी बोलता है। अर्थात हम मॉडर्न मैथमेटिक्स में NC1 यानी n, NC2 यानी n into n minus 1 upon factorial 2, NC3 यानी n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3, ऐसे मैथमेटिक्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं जिसको हम लोग क्रमचय संचय कहते हैं वो सूत्र दिया हुआ है। ऐसे ही संख्ये, असंख्य मतलब संखेजा, असंखेजा और अनंत की चर्चा की गई है। भगवती सूत्र में सबसे बड़ी बात यह है जीव और पुद्गल की चर्चा की गई। जीव और पुद्गल की चर्चा आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जैन कैनोनिकल टेक्स्ट में की गई है। तो जीव पुद्गल की चर्चा जो है इसमें भगवती सूत्र के शतक 8 उद्देशक 10 में की गई। अब पुद्गल के भी 4 प्रकार बताए गए, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। आप देखिए परमाणु, अब परमाणु बारे में क्या कहता है, परमाणु अविभाज्य कहता है, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते। अभी भी आप देखिए जो एटम है, परमाणु है, वो आप तोड़ नहीं सकते। उसके बाद कहता है अछेद्य है,
अभेद्य है, अदाह्य है और अग्राह्य है। अब बताइए, जो मॉडर्न परमाणु है, मॉडर्न एटम है, उसके साथ भी यही है। अब मैं चूंकि कॉस्मोलॉजी का मेरा एक पेपर है, आप देखना चाहें तो मिल सकता है, मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया 2010 में पब्लिश हुआ है नेशनल अकादमी ऑफ मैथमेटिक्स से। उसको आप पढ़ेंगे तो मैटर एंड एनर्जी मैंने तुलना किया हूं, उसमें और भी उदाहरण दिया हूं। अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2002 में एक पेपर आया था, उस पेपर में बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें जीव और पुद्गल को मैंने मैटर और एनर्जी से पूरे जो गुण हैं उनको मिलाया, तो बहुत सारी चीजें उससे मिलती हैं। तो जैन धर्म का जो जीव और पुद्गल है वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में मैटर और एनर्जी है, ऐसा मैंने कहा और उसको एक्सेप्ट किया गया। तो साइक्लिक थ्योरी एक आजकल आ रही है फिजिक्स में, हमारे अमित भाई मुझे दिख रहे हैं, तो साइक्लिक थ्योरी से भी रिलेशन उसका बनता है, उसके जो गुण बता रहा है। तो लोकाकाश और अलोकाकाश की चर्चा है। तो इस तरह से आप यदि देखेंगे तो भगवती सूत्र देखिए आप 300-400 बीसी का ग्रंथ है और उसमें ये सब चीजें मिलती हैं। अभी बहुत लंबी चर्चा उसका मैं नहीं करूंगा, अब सीधे मैं जाता हूं अनुयोग द्वार सूत्र 150 बीसी के ग्रंथ में। इसमें घातांक के सिद्धांत है, अर्थात ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात m की घात n, यानी a टू द पावर mn, इस तरह के सूत्र हैं। इसमें पहली बार जो हम लोग देखते हैं गणित में मूल, अंडर रूट जिसको हम लोग कहते हैं, अंडर रूट, ए अंडर रूट का प्रयोग हुआ है। संख्यात, असंख्यात, अनंत के 28 प्रकार, 28 वेराइटीज ऑफ द इंफिनिटी। वैसे तो इंफिनिटी एक होती है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने अनंत के 28 प्रकार बताए हैं और उसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस पे भी अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए ऐसे ही हम देखते हैं कि भगवती सूत्र में एक जो सूर्य प्रज्ञप्ति में जो एक शब्द आता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जो शब्द है वो आपको यदि मॉडर्न उसमें देखेंगे तो लोग ये कहते हैं कि यूनानी मिनेगमस ने यह शब्द जो है सबसे पहले 350 ईस्वी पूर्व में यूज किया, जबकि सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घवृत्त का उल्लेख है और धम्म संगनी जो है बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी इसका उल्लेख है। तो इसका मतलब कि भारत में दीर्घवृत्त का उपयोग पहले किया जा चुका था, लेकिन लोग जो है मानते हैं कि सबसे पहले वो यूनान में हो चुका है। तो जैन लोगों ने इसका आविष्कार पहले कर चुके थे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी भी उसका श्रेय नहीं दिया जाता। अब हम लोग देखें कि पहली शताब्दी के एक आचार्य थे, आचार्य कुंद, जिन्हों अद्वितीय स्थान रखते हैं, और उनका ग्रंथ है पंचास्तिकाय, जो है ग्रंथ है, समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार, अष्टपाहुड़। ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, पांचों ग्रंथ। तो ये 52 से लेकर के ईसा पूर्व और 44 ईस्वी तक के माने जाते हैं। तो इनके पांचों ग्रंथ में इसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि ये इनके ग्रंथ में भंग, 7 तरह के भंग बताए गए हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये जो है आज यदि आप देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, एक्चुअली हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फजी थ्योरी मैथमेटिक्स में एक आती है, उससे संबंधित है। p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन p इक्वल टू लेस देन 1, 0 इज लेस देन p इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन और इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन और इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1। ये जो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, ऐसा आप देखते हैं, ये फजी थ्योरी या रफ सेट थ्योरी का विकास जो है ये 20वीं शताब्दी का माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुंद आचार्य महोदय ने 1st सेंचुरी एडी में ही दे दिया था और बहुत पहले से इसका वो है। और फजी सेट थ्योरी का उपयोग यदि आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर के जो हमारे जितने भी ये बनते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें फजी सेट थ्योरी का उपयोग होता है। तो आप देखिए प्राकृत का ये जो ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसमें भी बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। कुंद आचार्य का जो समय सार है
उस पे ही बहुत सारी थीसिस है, बहुत सारे रिसर्च पेपर है समय सार पे। प्रवचन सार अपने आप में बहुत जबरदस्त है। यानी हर ग्रंथ पंचास्तिकाय तो प्राय आप लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार लोग जिसका पढ़ते हैं उसको गूंथते नहीं है, उसके अंदर की गणित को जानने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा अनुरोध यही है, जो मेरी आवाज सुन रहा हो, जो बच्चे विशेष रूप से शोधार्थी सुन रहे हो, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया इन ग्रंथों में समाहित गणित या साइंस तो उस पे जाएं। दर्शन का मतलब ये होता है फिलॉसफी उस फिलॉसफी दर्शन को जाने। क्योंकि अभी जैसे अभी इस कार्यक्रम में जुड़ने के जस्ट पहले मेरे पास जेएनयू फोन आया था। वहां भी एक कार्यक्रम में मेरे को लेक्चर देना है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो अभी एक एमआईटी में कार्यक्रम में मुझे लेक्चर देना है, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में। उन लोगों से मेरी चर्चा हो रही है, सितंबर में संभवतः कार्यक्रम होगा, पता नहीं कोविड के कारण कब जाऊं, कब होगा या ऑनलाइन होगा, भगवान जाने। तो जो अभी हमारे बच्चे हैं वो जानना चाहते हो तो मैं बताऊं कि अभी भी बहुत सारे लगभग 1 लाख ग्रंथ ऐसे हैं भारत में जो कि लाइब्रेरीज में बंद पड़े हैं, जिसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सीरियसली नहीं पढ़ रहा है। तो जो मुझे फोन लगाए थे बोल रहे थे सर कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। मैंने कहा कर सकते सर, बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि 1 लाख ग्रंथ को एक एक बच्चा भी ठीक से पढ़े तो 1 लाख बच्चे तो पीएचडी प्राप्त कर सकते, ध्यान से पढ़े तो। ऐसे ही मूड बद्री में अमित भाई जानते हैं हम लोग कितने मुश्किल से किताबें ढूंढते थे, कैसे कैसे मैंने इन ग्रंथों को इकट्ठा किया। और जो मेरी बात यदि दीपक भाई सुन रहे होंगे, हम लोग कैसे कैसे किताबों को इकट्ठा करके और उनसे रेफरेंसेस निकाल के और काम करते, क्योंकि जो लघु रिथम की बात मैं कर रहा हूं, अभी आगे भी करूंगा, लघु रिथम पे यानी लागे रिथम पे बहुत अच्छा रिसर्च पेपर दीपक जाधव का है, जो कि जापान में छपा है। लॉगरिथम इन इंडिया ऐसा पेपर है, और साइंटेरियम करके है, वो बहुत इंटरनेशनल रिसर्च रिव्यूड का पेपर है, उस पे दीपक जाधव पेपर है। तो वो देखने लायक पेपर है कि जैन गणित में कहाँ कहाँ लॉगरिथम था, कहाँ कहाँ से लिखा। तो अधछिद्दी करके लिखा हुआ है। अधछिद्दी मतलब कोई छेदा है क्या, लोग ऐसा सोचेंगे। तो दीपक जाधव ने उसका पूरा व्याख्या करते हुए उन चीजों को, और वर्ग सलाका शब्द था, वर्ग सलागा, और उससे 2 बार लॉगरिथम होता है, एंटी लॉगरिथम है, ये भी उन्होंने सिद्ध किया है। तो जब किसी चीज को मौलिक रूप से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो क्रमचय संचय भी देखिए आप, तिलोय पनत्ति, गुम्मट सार, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप पनत्ति संग्रहो में आप, और गुम्मट सार में भी आप ये पा सकते हैं। इस पे भी कई रिसर्च पेपर हैं और अभी और नई संभावनाएं इसमें हैं। ये मैं और ज्यादा जाते हुए, आचार्य वीर सेन की धौला के बारे में बात हुई थी, उसमें भी ये सूत्र है, a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n, a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n। ऐसे सूत्र हम पाते हैं। लॉगरिथम की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि हमारे दीपक जाधव भाई साहब मेरी बात सुन रहे होंगे शायद। तो ये देखिए, वग्गी दवारा वग्ग सलागा राशि छेदस्य अध्य दवारा वा खलु दलवारा होती अजिद्दी, ये धौला का है सूत्र, ये धौला में लिखा हुआ है। इसी के आधार पर लाग बेस 2 के लिए सूत्र अर्ध छेद कहते हैं। इसका श्रेय देखिए, हमारे देश में 816 एडी में हमने प्राकृत में लिख दिया था, हमारे देश के आचार्य वीरसेन साहब ने लिखा हुआ था, लेकिन इसका श्रेय अभी भी जॉन नेपियर को दिया जाता है और जे वर्गीस को दिया जाता है, जबकि वास्तव में यह प्राकृत जैन ग्रंथों में मिलता है। तो एएन सिंह ने भी इस पे काम किया हुआ था। तो आप देखिए, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी पे तो इन्होंने त्रिलोक सार में 1014 गाथाएं लिखी है, गुम्मट सार जीव कांड में 734 गाथाएं लिखी हैं, कर्म कांड में 972, लब्धि सार छपड़ा सार सहित 653 गाथाएं लिखी हैं। विशेष रूप से त्रिलोक सार में बहुत सारे गणित के सूत्र हैं और उसमें ज्यामिति के साथ में 14 डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं, जिसमें मैं भी आप चर्चा कर रहा, शुरू में ही मैंने बताया कि फर्मेट नंबर्स है और भी नंबर थ्योरी के बहुत सारे सूत्र हैं। 14 तरह के डाइवर्जेंट सीक्वेंसेज है, सीक्वेंसेज एंड सीरीज, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। इसमें एक बृहद्धारा परिक्रम नाम की किताब का उल्लेख आता है,
जो कि ये आजकल कहीं मिलती नहीं है। यदि कोई मेरी बात सुन रहे हो, बहुत सारे विद्वान पंडित जी लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक करबद्ध प्रार्थना है, यदि किसी की लाइब्रेरी में यह ग्रंथ हो तो, क्योंकि हम लोग ढूंढे हैं, अभी तक मिला नहीं है, यदि मिल जाए तो कृपया हम लोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ये उद्धरण आता है लेकिन देखने में प्राप्त नहीं हुई। तो ये 53 से 90 तक ये जो 14 धाराएं हैं, इसी में से बहुत कुछ गणित के सूत्रों को खोजने का हम लोग प्रयास करें, और कुछ नया नया मैथमेटिक्स का सूत्र हम लोगों ने निकाला है, और कई सूत्र इसमें से गणित के निकल के बाहर आ रहे हैं। एक और बार फिर से बताएं, कौन सी चीज आप बता रहे हैं कि जो नहीं मिल रही पा रही है आपको? बृहद धारा परिक्रम नाम का एक ग्रंथ है, जी। जो वैसे तो लाइब्रेरीज में ढूंढा जा चुका है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में, और अनुपलब्ध है ऐसा लग रहा है। फिर भी अच्छा। यदि किसी लाइब्रेरी में हो कहीं भी, हम्म। बृहद धारा परिक्रम नाम से एक ग्रंथ है, जी। जो कि त्रिलोक सार में भी और कुछ ग्रंथों में परियम करके भी है, परियम लिखा हुआ है। अच्छा। बृहद धारा परियम, क्योंकि वो परिक्रम नहीं लिखता है, तो वहां हम्म, प्राकृत में, तो वो यदि कहीं है तो वो अपन उसको यदि मिल जाता है तो अच्छा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेणी व्यवहार जो है वो जैनों का बड़ा प्रमुख व्यवहार था, और जैन मतावलंबियों ने त्रिनोय परत्ति, धवला, त्रिलोकसार आदि में इन व्यवहारों को किया, और काफी सठखंडागम में और इसमें हम लोगों को बहुत सारे सूत्र मिलते हैं, और तरह तरह के हमें सूत्रों का ज्ञान दिया। विशेष रूप से जैसे जम्बूद्वीप पनत्ती में हमको मिलता है कि अप्रोक्सीमेशन √a² प्लस x मान लीजिए लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन का सूत्र मिलता है। और फिर हमको आचार्य महावीर और इन्होंने तो दिया ही, तो बहुत सारे गणित के सूत्रों का ज्ञान हमें मिला। फॉर्मेट नंबर, सीरीज, सीक्वेंस, ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी पुराने जो प्राकृत के ग्रंथ थे, चाहे वो बृहद क्षेत्र समास हो, जो कि जिनभद्र गणित ने लिखा था 609 एडी में, और चाहे वो कोई सा भी ग्रंथ हो, प्राकृत में जो ग्रंथ लिखे गए, धवला हो, भूत बलि के महाबंध हो, चाहे जय धवला हो, सभी ग्रंथों से लेकर के आजकल जो हमारा मॉडर्न, जैसा मैंने फजी सेट थ्योरी का बताया, कंप्यूटर साइंस में काफी उपयोग हो रहा है, और क्रिप्टोग्राफी में उपयोग हो रहा है, तो आधुनिक गणित में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ रेफरेंसेज मैं सबको दिखाना चाहूंगा, कि जैसे जैन धर्म और दर्शन के ऊपर मुनि प्रमाण सागर साहब की किताबों का अध्ययन करके हम लोग कुछ बातें रेफरेंस में दिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भारतीय दर्शन में भी काफी कुछ मिलता है। मैथमेटिक्स आप धौला पढ़ना है तो AM सिंह जी का पढ़ें, और गोमट सार जीव कांड, कर्म कांड, और त्रिलोक सार ओरिजिनल जो है वो आरिका विशुद्धमती माता जी का, अनुपम जैन जी का, कई ग्रंथों का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। विश्व क्षितिज पर जैन गणित नामक भी वो पेपर है। LC जैन साहब का वैसे बहुत सारा वो दे दिया, कुछ रेफरेंस चूंकि वहाँ स्पेसिफिक थे तो वो यहाँ दिए हुए हैं। और पंचास्तिकाय का ये गाथा यहाँ पे रेफरेंस है। बीबी दत्ता साहब का ये मैथमेटिक्स ऑफ नेमी चंद्र, और ये हमारी थीसिस का उल्लेख है, और ये अनुपम जैन साहब की कुछ किताबों का, और जाधव, दीपक जाधव जी अभी आएंगे ही, जैन स्कूल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, काफी दीपक जाधव की थीसिस भी वैसे एक प्रकार से काफी अच्छी थीसिस है, पढ़ने लायक है। तो मैं समझता हूँ कि जैन गणित के लिए जो प्राकृत ग्रंथ हैं, वैसे तो मैंने देखा कि व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी भगवती सूत्र अकेला जब मैं पढ़ रहा था तो वो इंसाइक्लोपीडिक ग्रंथ है। त्रिलोक सार अकेला बहुत अच्छा है, उस पे एक DSC अभी अवार्ड हुई, अभी अभी मेरे खबर मिली कि मुंबई यूनिवर्सिटी से ढूंढारी भाषा में, चूंकि आचार्य टोडरमल ने ढूंढारी भाषा में उसकी टीका लिखी थी, तो ढूंढारी भाषा में उसकी टीका के ऊपर काम करने के लिए एक सज्जन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको अभी DSC अवार्ड हुई सर। तो आप सोच सकते हैं कि कर्नाटक वृत्ति जो है इसकी गोमट सार की कन्नड़ भाषा में अनुवाद है। तो आपके जो ग्रंथ हैं
प्राकृत भाषा के ग्रंथों के अनुवाद भी बहुत ज्यादा है। कन्नड़ में, कर्नाटक में बहुत ज्यादा जैन लोग हैं, तो अभी इस पे बहुत सारा स्कोप है। तो यदि हम लोग ठीक से पढ़ें और उसका अनुवाद करें तो अभी बहुत संभावनाएं हैं। तो आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया, तो आदरणीय मुकेश जैन साहब का, संजय जैन जी का, अमित भाई का और सभी जैन समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यदि किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो स्वागत है। और मैं समझता हूँ मैं अपने विचार समय सीमा समाप्त कर रहा हूँ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत वृहद जानकारी और अद्भुत, अपने आप में बड़ी प्रेरणादायी, प्रेरक। जितनी चीजें कही जाएं उतनी कम। 1 घंटे के सीमित समय में भी आपने वो सारी जानकारी यहाँ उड़ेल कर रख दी जो कि जैन ग्रंथों में छिपी हुई है। हम जैन होते हुए भी इन सब जानकारियों से अनभिज्ञ थे। आपसे यहाँ यह अपेक्षा भी नहीं थी कि किसी एक ग्रंथ को, किसी एक सूत्र को आप बृहद रूप से समझाएं। हमारी अपेक्षा आपसे सिर्फ इतनी थी कि जैन दर्शन में जो कुछ भी प्राचीन गणित प्राकृत साहित्य में या फिर संस्कृत में आए हैं वो आप बताएं, ताकि हमारा युवा इस ओर जागृत हो और आप जैसी खोजी प्रवृत्ति से वह जैन दर्शन में समाहित इन सिद्धांतों का उजागर करे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका यह प्रेरक उद्बोधन उन्हें भी प्रेरित करेगा और जो हमारे जैन दर्शन को समझने वाले लोग हैं वो सिर्फ जैन समाज तक सीमित ना होकर संपूर्ण लोक हित में है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा युवा आगे आएगा और जो कि बीच भी भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों में है उनकी संस्कृति विशेष रूप से पहचानी जाती है। आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, हमारा एक समृद्ध साहित्य रहा है। हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध रहे हैं, सोने की चिड़िया कहलाते रहे हैं। हम धार्मिक रूप से भी समृद्ध रहे हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने उन प्राचीन समय भी ही, उन परिस्थितियों में ही उन सारी चीजों की रचना कर दी थी जो आज का विश्व अपने संदर्भ में उन्हें उपयोग में ला रहा है। निश्चित रूप से प्रशंसनीय है आपका यह उद्बोधन, और मैं न केवल मंदाकिनी जैन समाज की ओर से वरन संपूर्ण भोपाल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका साधुवाद करता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने कम समय में, सीमित समय में आपने बड़ी सरलता के साथ अपने ब्यूटीफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ समय निकाला, उपस्थित हुए। मेरा यह निवेदन है कि आप लगातार 15 तारीख तक अपना समय इसी तरीके से हमें देते रहें। यदि मंच पर किसी तरह का कोई प्रश्न उपस्थित हो रहा हो तो हमारे श्रीवास्तव साहब यहाँ उपस्थित हैं, उनसे वो प्रश्न किया जा सकता है। डीआर जैन साहब, क्या उपस्थित हैं? वीरेन जी, उमेश जी, मैं चाहूंगा हमारे सचिव डीआर जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं और वो खुद भी गणित में महारत हासिल रखते हैं और उनका भी वक्तव्य यहाँ पर होना है। पेशे से वे इंजीनियर हैं और मुझे विश्वास है कि आज के इस संदर्भ में प्रोफेसर ओमकार लाल श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी के संबंध में वे यदि कुछ अपनी टीका कर सकें। पंडित महेश जी भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, सभी को विदित है। कहलाने को वो जैन पंडित हैं, लेकिन वो भी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो वीरेन जी, भाई अमित जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि पहले डीआर जैन साहब अपना एक टीका इसके ऊपर करें कि वास्तव में
आज डॉक्टर ओमकार लाल श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर जानकारी उन्हें कैसी लगी? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, हाँ सुन रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी। ये एक्चुअली जैन ग्रंथ जो मैथमेटिक्स से भरे पड़े हैं, मेरा श्रीवास्तव जी से बड़ा उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिन पॉइंट निकाला है, लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है कि बहुत छोटे रूप में निकाल पाए हैं, बहुत बृहद रचना है। मैं तिलो पढ़ती अगर देखोगे तो पूरा का पूरा ग्रंथ मैथमेटिक्स से भरा है, जिसपे हमको केवल आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, उसको अपनी भाषा में सॉल्व करके समाज के सामने लाना है। आज हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे ग्रंथों में बहुत पहले मिलती, महावीर आचार्य ने भी दी, सबने दी है, लेकिन ये पाई की वैल्यू की अथोराइजेशन जैसे कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि यूरोप में चला गया, या बहुत सारी वैल्यूज है क्रमशः संचय। जब हम अपने प्राकृतिक भाषा में जो श्लोक पढ़ते हैं तो हम तो खैर श्लोक पे ज्यादा नहीं जाते, उनकी टीकाओं पर करके निकालते हैं, लेकिन उनको मैथमेटिकली जो सॉल्व करने का काम श्रीवास्तव साहब ने किया है। मेरा सुझाव यह है कि एक्चुअली एक छोटा सा एक टीम बना के उस टीम वर्क होना चाहिए इसके ऊपर, और डिस्कशन होना चाहिए, तो उससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि जब मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ तो बहुत छोटा पार्ट पढ़ने के बाद जब मेरे लेवल पर कोई डिस्कशन नहीं होता तो मैं चुप बैठ जाता हूँ वहां पे, और आगे मेरा एक लिमिट के बाद मैं भी बंद कर देता हूँ। तो मेरा अनुरोध साहब से कि मैं आपसे ऑफलाइन संपर्क करूंगा इस मैटर में, और मेरी जिज्ञासा आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की मैं आपसे चाहूंगा, और जब हम सॉल्व कर लेंगे तो उसको पब्लिकली हम कैसे कहें वो सेकंड मैटर आ जाएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस शोध पे काम किया है, और चाहूंगा कि इस टीम में बहुत लोग जुड़े।